नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज जो यूट्यूबर्स या जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आज उनके लिए बड़े मंथन का दिन है और बहुत गंभीर सोच में उन क्रिएटर्स को डालेगा कि आखिर अगर वो सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, आखिर अगर वो ज़मीनी पत्रकारिता कर रहे हैं, ज़मीन पर असलियत में क्या हो रहा है, वो दिखा रहे हैं, तो अब उनके साथ क्या होगा? क्योंकि वेब कंटेंट के लिए नियम आने वाले हैं वो भी 4 हफ्ते में और अब उसको कोर्ट का प्रोटेक्शन है क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने आज रणवीर इलाहाबादिया के केस में ये कहा और उन्होंने निर्देशन दिया केंद्र सरकार को कि आप 4 हफ्ते में कुछ रूल्स बनाएं ताकि ऑनलाइन वेब कंटेंट को रेगुलेट किया जा सके। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई अपना चैनल बनाए और चैनल बनाने के बाद कुछ भी बोलता रहे और उस पर कोई रोक-टोक नहीं होगी। तो ऐसे में अब जो ऑनलाइन कंटेंट की दशा और दिशा है, वो क्या होगी? आज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और अभी तक लोग यही कह रहे थे कि अक्सर ये बात होती थी कि भाई नियम लाने की बात हो रही है, लेकिन अब फाइनली जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया है केंद्र सरकार को, तो अब सरकार को तो ये मौका मिल गया कि भाई हमें कोर्ट से अब निर्देशन मिल गया है, हम कोर्ट का कैसे उल्लंघन कर सकते हैं और वो फटाफट वो काम करेगी जिसकी मंशा अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही ये सपना भी पूरा हो गया। तो जो लोग अभी तक सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, जो हकीकत और आईना दिखाने का काम कर रहे थे, क्या अब उनको सूली पर टांग दिया जाएगा? आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है और उनसे आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ प्रशांत कनौजिया हैं जो कि लेखक हैं और इंडिपेंडेंट पत्रकार रह चुके हैं और इन्होंने एक पोस्ट लिखी थी 2019 में योगी के खिलाफ, तब इनको जेल हो गई थी। इनको रातों रात पुलिस उठाकर ले गई और रात को 2 बजे इनके लिए जेल खोला गया। पुलिस ने इनकी ऐसी प्रताड़ना की कि इनका जबड़ा तोड़ा और आज तक ये बताते हैं कि इनके पास हाथ नहीं है। प्रताड़ना पुलिस ने की है। अब जब नियम आ जाएंगे तो ऑनलाइन क्रिएटर्स के साथ क्या किया जाएगा आप सोच सकते हैं। आज इसीलिए मैंने सोचा कि सब्जेक्ट पर प्रशांत से बात की जाए। प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच धन्यवाद। ऑन माय चैनल। और मेरा पहला सवाल यही है कि अभी तो सुनूंगी आपसे कि आपके साथ क्या हुआ असलियत में, लेकिन ये जो नियम अब लाए जा रहे हैं इससे ऑनलाइन जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन पर अब क्या बीतने वाली है आपके हिसाब से? देखिए, ऑनलाइन जो इंटरनेट है, खास तौर पे मैं इंटरनेट को डेमोक्रेसी का एक बहुत मजबूत अंग मानता हूँ। पूरी दुनिया में इंटरनेट ने जो क्रांति की है, वो शायद ही कोई और वस्तु नहीं कर पाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट की वजह से बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट कॉमेडियंस और बहुत सारे इंडिपेंडेंट सिंगर्स अपना काम चलाते हैं। इससे उन्हें किसी कॉर्पोरेट की अनुकंपा पे या किसी बड़े कॉर्पोरेशन की से भीख नहीं मांगना पड़ता कि वो उन्हें काम देंगे। आप भी देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट, सिंगर्स भी अपना यूट्यूब चैनल बनाकर गाना गाते हैं और वो खासा फेमस है और अच्छा पैसा कमाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो मोनोपोली थी कुछ लोगों की, वो इस बात से खुश नहीं थे कि एक्टिंग तो हम ही करवाएंगे, गाने का मौका भी हम ही देंगे, आपको एंकर बनना है कि नहीं बनना है ये भी कॉर्पोरेट मीडिया तय करेगा, आपको टीवी पत्रकार बनना है, आपको स्क्रीन पे दिखना है, वीडियो जर्नलिज्म करना है, ये कुछ लोग तय करते थे। इंटरनेट ने उस पूरे प्रिविलेज को तोड़ा और बहुत सारे लोगों को मौका दिया। सवाल ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो ये बयान आया है कि 4 हफ्तों के भीतर ये लिक्विडिटी बनानी है, इसका जो दुरुपयोग होगा मैं उससे ज्यादा दुखी हूँ कि किस तरीके से जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो नॉट प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं और वो किसी तरह से यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी जीविका चला रहे हैं या फिर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं या अपना अपना जो पैशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए खतरा साबित होगा। सवाल ये भी नहीं है कि क्या दिखाया जाएगा, क्या कहेंगे लोग सोशल मीडिया पर, इसे रेगुलेट करना है। सरकार का मंशा है कि क्या लोग पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, इससे ज्यादा दिक्कत है सरकार को। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर जो सबल्टन मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार सरकारों से, चुनाव आयोग से सवाल पूछते रहे हैं जो टीवी नहीं कर पाया है। टीवी अपने काम में अगर बेहतर होता तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सारे अच्छे पत्रकारों को यूट्यूब पर आना पड़ता।
सोशल मीडिया जो टीवी है वो अपना काम बेहतर नहीं कर रहा है, वो सरकार की मालिश कर रहा है सुबह शाम और सरकार को खुश करने में लगा है, जिसके कारण हमारे पास तो इतनी बड़ी पूंजी नहीं है। आज एक चैनल खोलने के लिए आपके पास 200-500 करोड़ रुपए होने चाहिए, ये हर व्यक्ति के पास संभव नहीं है। तो यूट्यूब उनके लिए एक माध्यम था। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये कहते हैं कि कोई यूट्यूब बना लेता है, कोई चैनल खोल लेता है, ये वो अच्छी बात है ना। कोई कोई से दिक्कत है इन्हें, कोई कैसे खोल लेता है, कुछ लोग ही खोल सकते हैं। ये फर्क है इसमें, कोई और कुछ लोगों की लड़ाई है। और हमारे प्रधानमंत्री खुद मन की बात करते हैं और दूसरों की मन की बात सुनना नहीं चाहते। तो इस तरीके की काम तो नहीं चलेगा। आपको अगर अपनी मन की बात करनी है तो इस देश के 150 करोड़ लोग हैं, उनकी भी मन की बात है। भाई आपके पास दूरदर्शन है, तमाम संसाधन है, उनके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जैसे प्लेटफॉर्म से वहां आके अपनी मन की बात करते हैं। लोग अपना क्रोध भी दिखाते हैं, लोग अपना समर्थन भी दिखाते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा डेमोक्रेसी बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां लोग सिर्फ फॉरवर्ड करें। व्हाट्सएप फॉरवर्ड की एक डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं कि कंटेंट बनकर आ रहा है फैक्ट्री से, आप उसको फॉरवर्ड करें, कोई कुछ बनाए नहीं। तो ये एक खतरनाक है। और सरकार के पास ऑलरेडी बहुत सारे कानून हैं लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए। इफ देयर इज एन ऑब्ससेनिटी, इफ देयर इज अ हेट स्पीच, उसके लिए कोई अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि अब इस तरीके की रेगुलेटरी बॉडीज जो बनेगी वो कितनी इंडिपेंडेंट है, ये हम भी जानते हैं कि भारत में इंडिपेंडेंस के नाम पर यहाँ तक कि जुडिशरी भी मुक्त नहीं है। मतलब जिसको हम एपिटोमी ऑफ द इंडिपेंडेंस मानते हैं कि सब सरकार से एकदम अलग है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को हम अलग मानते हैं, गवर्नर्स को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं, वो तक इंडिपेंडेंट नहीं है। और सरकारों की चुनी हुई सरकारों में हस्तक्षेप करते हुए नजर आते हैं बहुत सारे गवर्नर, जिस पर अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस चली। तो मेरा कहना है कि इंडिपेंडेंस बॉडी में है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमें एज अ नागरिक भरोसा नहीं है। और एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जो अपने नागरिकों पर विश्वास करता है। जब आप इस तरीके की कानून बनाने का काम करते हैं तो एक डिसट्रस्ट आप दिखाते हैं अपने नागरिकों के प्रति। आपको लगता है आपका नागरिक बेवकूफ है, उसे नहीं पता क्या देखना है, क्या बनाना है, क्या बोलना है। जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो आप एक मेच्योर डेमोक्रेसी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाकर पैकेज करके बेच तो सकते हैं, पर वो इम्प्लीमेंटेशन में नजर नहीं आता। और मैं इसका नुकसान अगर ये देख रहे हैं कि आप सोचिए जुडिशरी पर इसका कितना बड़ा लोड पड़ने वाला है। कि अब कोतवाल साहब क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और देश के हर कोने में आप देखेंगे, हर जिले में 2-3 यूट्यूबर्स अरेस्ट हो रहे हैं, उनकी बेल एप्लीकेशन जा रही है, कुछ लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, हम उनका वीडियो डाउन हो गया। तो आपने तो इनवाइट किया है कि कम से कम 2-5 करोड़ केस आपके ऊपर रोज लाद दिए जाएं। हुँ, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा मैटर है। मैं इस रेगुलेटरी बॉडी को कंप्लीटली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 मानता हूँ। क्योंकि बिल्कुल। इंटरनेट को अगर आप बंद करेंगे तो इंटरनेट पे फिर अगर आप लोगों से चाह रहे हैं कि लोग आपके हिसाब से चीजें बनाएं, अपने हिसाब से चीजें दिखाएं, तो वो कहते हैं ना हम लोग, बहता पानी निर्मल पानी, ठहरा पानी दूषित पानी। तो ये जो इवॉल्वमेंट है वो खत्म हो जाएगा और इंटरनेट एक तरीके से दूषित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक रेगुलेटेड कंटेंट आ रहा है। कुछ लोग तय कर रहे हैं कि क्या देखा जाना है, क्या बोला जाना है, और यहाँ आपको फिर वो गंदगी नजर आएगी। लोग टीवी से बचकर आज यहाँ आए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि हमारे घरों में भी हम लोग देखते थे, मम्मियाँ हमारी डेली सोप्स देखती थी, आज नहीं देखती, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। बिकॉज ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, बहुत सारे और भी है, एप्पल टीवी है, जहाँ बहुत सारे कंटेंट्स हैं, वो वहां से कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। और इंटरनेट कोई बच्चा थोड़ी ना है कि आप उसको और सरकार कोई पेरेंट्स थोड़ी ना है। इस देश का इंटरनेट मेच्योर हो चुका है और उसका होमवर्क आप नहीं चेक कर सकते अब। आप अगर 150 करोड़ लोगों के होमवर्क चेक करने जाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आपके पास इतना बैंडविथ नहीं है, इतना मैन पावर नहीं है। और इतने सारे लोगों को जब आप रेगुलेट करेंगे तो इतने सारे उसको चैलेंज करने के लिए लोग कोर्ट भी आएंगे। तो वो जो बिल्कुल। कोर्ट पर भार आएगा, वो कैसे आप हैंडल करेंगे? पहले से ही करोड़ों केस पेंडिंग है, आप लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। 5-5 साल से छात्र इस देश के लोग जेल में बंद हैं, उनका ट्रायल नहीं करवा पा रहे हैं आप रोज आपने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। भाई मेरा अगर कोई वीडियो डाउन होगा मैं तो कोर्ट जाऊंगा। हुँ, तो कोर्ट, मेरा समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, सरकार को भी अपना वकील खड़ा करना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा, कोर्ट के पास भी एक नया पाइल ऑफ केसेस जमा होता रहेगा, उससे कैसे डील करेंगे? मतलब बिना कुछ सोचे समझे सुप्रीम लीडर के लिए सब काम होता है। सुप्रीम लीडर बिना सोचे डिमोनेटाइजेशन करते हैं, सुप्रीम लीडर बिना सोचे लॉकडाउन लगाते हैं। सुप्रीम लीडर ने चाहा कि रेगुलेटरी सेंसरशिप बॉडी बननी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बातें कभी नहीं की थी। ये हमेशा से सरकार ये बातें करती रही है।
मैं वापस जस्टिस सूर्यकांत के हुँ। वापस उन्हीं पर आ रही हूँ, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर बहुत सारे सवाल, उनके पास ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं कि उनका नाम भ्रष्टाचार के केस में था, कास्टिज्म के उनके ऊपर आरोप लगे, खुद जस्टिस आदर्श गोयल ने उनके ऊपर चिट्ठी लिखी, कैरावान में छपी, वो अब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन फिर भी वो चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन बनने के बाद अब यही आरोप लग रहा है कि वो सत्ता के प्रति नतमस्तक हैं, सत्ता की जितनी इच्छाएं हैं वो उसको पूरी कर रहे हैं। अब आज देखिए उन्होंने क्या लिखा है, मतलब आज इस रणबीर हाँ। इलाहाबादिया के केस में उन्होंने क्या बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा इसी केस के संदर्भ में, आप एक बहुत कड़ा कानून लाने के बारे में क्यों नहीं सोचते, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी कि एसटी एसटी एक्ट के समान हो, जिसमें यदि आप उन्हें नीचा दिखाते हैं तो सजा का प्रावधान हो। मेहता ने सहमति जताई, तुषार मेहता ने इस पर सहमति जताई, हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता। अब ये बताइए, एससी एसटी एक्ट के तहत अगर आप यूट्यूबर्स को और जर्नलिस्ट को उस तरीके के प्रावधानों में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोर्ट की मंशा पे क्या लगता है? क्या बोलेंगे जस्टिस सूर्यकांत के इस ऑब्जर्वेशन पर, जो उन्होंने हियरिंग के दौरान बोला? कभी कोई सोच सकता था कि जर्नलिस्ट के खिलाफ या वेब क्रिएटर्स के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरीके की बात करेगा? मैं वही कह रहा हूँ, जब से सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने मानो इस तरीके का बीड़ा उठा लिया कि सरकार के सारे एजेंडों को वो लाइन पे लाने में काम करेंगे। अभी मैं 3-4 दिन पहले ही उनका एक ऑर्डर पढ़ रहा था, जिसमें एक आर्मी के जवान थे जो क्रिश्चियन बिरादरी से आते थे, और उन्होंने पूजा करने से मना कर दिया था, रिलीजियस जो हिंदू रिचुअल्स था उसमें पार्टिसिपेट करने, उन्होंने उसको अपहेल्ड किया। आप सोचिए कि आर्मी में रिलीजियस रिचुअल्स का क्या मतलब है? नहीं, मैंने आर्मी तो प्रोग्राम, आर्मी है, वो देश के। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके का जब आप स्टेटमेंट देते हैं, इस तरीके का आप ऑर्डर देते हैं, इट डजंट इम्पैक्ट ओनली दैट पर्सन, बट वो एक प्रेसिडेंट सेट कर देता है। अब आर्मी के अंदर आप धर्म को क्यों ला रहे हैं? जब देश बचाने की भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो वहां धार्मिक भावना का क्या काम है? भाई, रिलीजन आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी मैटर। और मैं एडवर्ड एडमंड्स का एक बहुत अच्छा बात उन्होंने कही थी कि लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कंसाइंस में अगर जस्टिस सिस्टम नहीं है ना, तो कोई भी कानून आप बना लो, कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल किसी को बिल्कुल। भी न्याय नहीं मिलेगा। तो मेरा मेरा कहना यह है कि जिस देश की कल्पना हम लोग बचपन से करते थे, और हम लोग ये बात कहते थे कि देखो हम पाकिस्तान से कितने बेटर हैं, हम चाइना से कितने बेटर हैं, हम बहुत सारे देशों से, मतलब अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, अगर आप डेवलपमेंट मानते हैं, तो आप दुबई जाइए, सऊदी जाइए, वहां बहुत डेवलपमेंट है, इंडिया से कई गुना बेहतर रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट वहां मीडिया को क्या आजादी है बोलने की? क्या वहां महिलाओं को आजादी है? इसके लिए उन देशों को अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिस्ट में नहीं काउंट किया जाता उस तरीके से जिस तरीके भारत को काउंट किया जाता है। भारत इसीलिए काउंट किया जा रहा था कि भारत यहाँ क्रिएटिव लिबर्टी है, भारत के पास फ्री मीडिया है, भारत का जो रैंकिंग है मीडिया का, आप देखिए लगातार गिरता जा रहा है। आरएसएफ की रिपोर्टिंग में ही दिखता है कि भारत का जो रैंकिंग है वो लगभग 30 पॉइंट नीचे जा चुका है जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं। और टीवी मीडिया भी, और एक बड़े पत्रकार हैं, शायद एनडीटीवी में है, अवस्थी जी नाम है शायद उनका, उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में ये बात कही कि भाई हमें तो सरकार का, सुमित अवस्थी, कि हम भी जो बात करते हैं वो सरकार के दबाव में करते हैं, सरकार के बोलने पर करते हैं। और जो भी आप कानून बन रहा है आज के डेट में, मतलब मैं इसको कॉन्सिडेंस मानूं या क्या मानूं, कि यहाँ कानून बनता है और अगले 10 मिनट में उसके लिए एक डिबेट तैयार होती है, और एंकर वहां खुद खड़ा होकर उस कानून को डिफेंड करता हुआ नजर आता है, जबकि ये काम उसका नहीं है। मतलब हम लोग बच्चे थे तो हम देखते थे एंकर्स जो थे, वो लोग कितना कुछ बात करते थे, चीजों को समझते थे। आज ऐसा लगता है कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किसी को भी उठाइए, उसको एंकर बनाइए। और सोशल मीडिया से इसलिए भी डरते हैं कि सोशल मीडिया टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं चलता। हमारी सरकार को टेलीप्रॉम्प्टर की बहुत आदत है, क्या लिखा जाना चाहिए, क्या बोला जाना चाहिए। सरकार में तो एक रिक्शा वाला भी कह रहा है कि वोट चोरी की बात कर रहा है, और एक साहूकार भी नरेंद्र मोदी की वाह वाह करने की बात कर रहा है। तो उस साहूकार को जितनी आजादी है, उस रिक्शा वाले को भी इतनी आजादी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जो वोट चोरी का कैंपेन था, ये उसी का नतीजा है कि बिल्कुल। सरकार में इस बात को लेकर मंथन हुआ होगा कि भाई ऐसे तो हमारे हाथ से सत्ता ही चली जाएगी, और इसलिए अच्छा है कि सोशल मीडिया पर अंकुश लगा दो। सोशल मीडिया पर ही लोग ज्यादा देख रहे हैं और इसी के चलते ये वोट चोरी का कैंपेन को ट्रैक्शन मिला। इसलिए ये बिल्कुल। वोट चोरी का
नतीजा है कि आज सोशल मीडिया पर अंकुश लगाया जा रहा है। लेकिन अब मैं वापस उस बात पर आ रही हूँ, क्योंकि आपने भी बहुत झेला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, इसलिए मैं सुनना चाहती हूँ और जनगण मन के दर्शकों को भी बताइए कि आपके साथ 2019 में क्या हुआ था और आपको किस तरीके से रात को 2 बजे उठाकर जेल में बंद किया गया, क्यों बंद किया गया, और ये तब की बात है जब नियम की बात नहीं हो रही थी। तो मैं बिल्कुल। चाहती हूँ थोड़ा सा बताएं कि क्या हुआ आपके साथ। योगी आदित्यनाथ पे एक व्यंग्यात्मक ट्वीट था, जिसमें किसी महिला ने एक मीडिया चैनल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बाइट दी थी कि मैं योगी से बात करती हूँ, उनके साथ मेरे प्रेम संबंध है। तो मेरा उस पर वही था कि आप जैसे नफरती आदमी, आप जैसे दिन भर प्रतिशोध की भावना में जिंदा रहने वाले आदमी से भी कोई प्रेम कर सकता है? इस तरीके की बात थी, जिस पर वो इतना नाराज हुए कि आप यकीन मानिए कि वो 130 लगभग पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने आए थे, दिल्ली से, वो लखनऊ से, और मुझे गिरफ्तार करके ले गए। और जेल जनरली 8 बजे के बाद खोली नहीं जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नियम है जेल का कि 8 बजे एक ताला लगेगा और सुबह फिर वो ताला खुलेगा। उसके बीच ऊपर जो भी कुछ होगा वो पुलिस लॉकअप में होगा। तो इन्होंने मेरे लिए रात को 2 बजे जेल खुलवाई और मेरे साथ जो भी 3rd डिग्री टॉर्चर किया, मेरे दांत तोड़े, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, जो भी पिटाई इन्होंने की, जो स्वाभाविक ये लोग करते हैं। और इस ये जनरली इस तरीके की पिटाई के पीछे का जस्टिफिकेशन ये होता है कि हम कुछ चीज उगलवाना चाहते थे, पर मेरे केस में कुछ उगलवाना नहीं था। वो मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे शराब पी के। तो चूंकि सुप्रीम लीडर को खुश करना था, यूपी के सुप्रीम लीडर योगी आदित्यनाथ हैं, तो ये जो बाबुओं में ना सुप्रीम लीडर को खुश करने का एक चलन चालू हो गया है कि हर आईएएस ऑफिसर सोच रहा है कि रिटायर होने के बाद हमें क्या मिलेगा। जैसे अभी यूपी में एक चीफ सेक्रेटरी आईएएस थे, वो रिटायर होके उनके एडवाइजर बन गए। कोई आईएएस रिटायर हुए, वो आके यहाँ प्रसार भारती के सीईओ बन गए। तो इस तरीके का पोस्ट रिटायरमेंट मजे लेने के लिए लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और आप देखिएगा ये जो रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, इट विल कंप्लीटली बी ब्यूरोक्रेटिक। और आज भी हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो टेक सेवी नहीं है। उसे नहीं पता लिबर्टी क्या होती है, उसे नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम क्या होता है। वो सरकार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। तो जो भी रेगुलेटरी बॉडी बनेगी वो सरकार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। जहां सरकार का इंटरेस्ट आएगा वहां जनता का अहित होगा। और जनता का अहित जब होगा तो उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग, बहुत सारे मासूम लोग, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग पिसे जाएंगे। मेरे साथ जो हुआ वो एक कोलेटरल डैमेज के रूप में मैं देखता हूँ। सच बोलने की इतनी सजा तो होती है। इस देश में लोग सच बोलने के लिए फांसी तक चढ़े हैं। इस देश में सच बोलने के लिए लोगों को गोलियां तक मार दी गई हैं। मैं फिर भी यहाँ जिंदा खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अलावा ही बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो अभी भी अपनी पहचान के कारण जेल में हैं। उमर खालिद हैं उसमें, जो से मुसलमान होने के नाते विदाउट ट्रायल 5 साल से हैं। शर्जील इमाम हैं, उसके अंदर मिरान हैदर हैं, और रुपेश हैं पत्रकार। सिद्दीक कप्पन के साथ जो घटनाएं हुई, जायसवाल जी थे वो मिर्जापुर के, जिन्होंने रोटी और नमक पर स्टोरी की थी। आप देखिए, वो रिपोर्टिंग करने गए थे। सत्ता इतनी निरंकुश है कि सत्ता को लगा कि अरे ये तो हमारी पोल पट्टी खोल देगा, तो सरकारी काम में बाधा डालने के लिए आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया। तो मतलब आपको बोलने से रोकने के लिए। प्रशांत, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अभी जब मैं आपसे बात कर हम्म, रही हूँ। अगर आपके जी पास वो tweet मैंने भेज दिया होगा, आप इसको प्लीज जरा अगर दिखाएंगे। इंटरनेट फॉर फ्रीडम ने शायद चैलेंज किया है ये जो ऑब्जर्वेशन आज आया है। उसको जी प्ले करिएगा सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं। कैन यू प्ले दैट ट्वीट विच आई सेंट यू? अभी मैंने इसको भेजा है। कैन यू जस्ट प्ले दैट ट्वीट? सागर, आर यू देयर? सागर, आर यू प्लेइंग दैट ट्वीट? ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का ये ट्वीट है। और उन्होंने, डॉक्टर विजय कुमार तिवारी है, अ लीगल जी एकेडमिक। ही हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट। ये 1 घंटे पहले का ट्वीट है। सागर, जी अगर आप बैक स्टेज में उसको ट्वीट दिखाइए। हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अ पब्लिक कंसल्टेशन ऑन द प्रपोज्ड गाइडलाइंस regulating online speech for influencers. His impleadment application is filed in Cure SMA Foundation of India versus Union of India, and ORS writ petition 460 of 2025 connected to Supreme Court's earlier directions in Ranveer Allahabadia versus Union of India case. इस पर क्या कहेंगे? अब मुझे लग रहा है कि 1 घंटे का उसमें रिप्लाइंग, उस पर रिप्लाई भी किया है। गिवन द लैक ऑफ रिस्पॉन्स, डॉक्टर तिवारी filed the impleadment and another application seeking directions to protect the rights and dignities of persons with disabilities. ये डिसेबिलिटीज के केस में था या फिर ये लग रहा है कि इस केस में है? आपको क्या लग रहा है?
नहीं, नहीं, ये तो देखिए 2 मैटर को यहाँ क्लब करने की कोशिश की गई। डिसेबिलिटी का मैटर था, जिसको लेकर ये स्टेटमेंट दिया गया कि रणवीर अलाहाबादिया के शो में एक हैंडीकैप आर्टिस्ट आए थे, जिनके साथ इन्होंने मज़ाक करने का प्रयास किया था। वो तो मामला था, लेकिन उसी के कैमोफ्लेज करके एक तरीके से पूरी तरह से इंटरनेट पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको कर्टेल करने का जो प्लान बना। और अभी मैंने भी पढ़ा इसके बारे में कि इसको चैलेंज किया गया है। डेफिनिटली चैलेंज किया जाएगा। आप ऐसा नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट कोई भी उठ के आदेश दे देगा, कल वो आदेश दे देगा। आपसे AQI नहीं समझ रहा है। राइट नाउ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इमरजेंसी। दिल्ली के 3 करोड़ लोग लगभग मौत के गोद में रोज सोते हैं। आप उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आपको ये फिक्र है कि इंटरनेट पे लोग क्या बात करेंगे, और अ, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। ये बेसिकली ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आपको करना है, तो आपको पार्लियामेंट से उतना, आपके पास उतना नंबर होना चाहिए जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से नहीं कि आप कोई बयान दे दे कि भाई आप रेगुलेटरी, किन लोगों को पकड़कर रेगुलेटरी बॉडी में बिठा देंगे, जिनको कोई पता नहीं है कि आर्ट लिटरेचर क्या चीज होती है। या ये सवाल अब यही इसी ट्वीट की मैं बात कर रही थी। तो आपको लगता है कि ये चैलेंज होगा, लेकिन अब ये रिजल्ट क्या होगा? इसका नतीजा क्या है? क्या ये सिंपल एक मैसेज है कि डराने और धमकाने के लिए और यूट्यूबर्स को और उनको खबरदार करने के लिए ये किया गया है कि भाई अब बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ मत बोलो? क्या एक चिलिंग इफेक्ट इससे नहीं आएगा कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर? बिल्कुल आएगा। ये स्वाभाविक है। और मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से देखा जाए, तो ये कानून बहुत, ये रेगुलेटरी बॉडी किसी भी तरीके से लेजिटिमेट बन नहीं पाएगी। क्योंकि ये इससे बहुत बड़े वायलेशंस हो रहे हैं। और मुझे चिंता उन छोटे यूट्यूबर्स की है, उन छोटे क्रिएटर्स की है, जिन्होंने कॉरपोरेट मीडिया की गुलामी ना करके अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू किया। और आज वो इतना सारा रिपोर्टिंग, जो पब्लिक रिएक्शंस हम देखते हैं। मैं बिहार भी गया था घूमने इस समय देखने के लिए। बिहार के अंदर जिस तरीके से वोट चोरी की बात हो रही थी, टीवी पर तो नहीं दिखा रहा था वोट चोरी की बात, ये तो सोशल मीडिया पे ही दिखा रहा था। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंच रही है। अब इनको इस बात का डर है कि चलो टीवी तो हमने कंट्रोल कर लिया, हर एंकर तोते की तरह हमारी बात को कहता है, लेकिन हम इतने सारे यूट्यूबर्स को कैसे कर सकते हैं? कितने लोगों को हम मैनेज करेंगे, कितने लोगों को पैसा देंगे, कितने लोगों को ईमान खरीदने का काम करेंगे? ये संभव नहीं है। और सोशल मीडिया आज इस देश के अंदर मोर देन 1 बिलियन लोगों से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां कंजम्पशन नहीं हो रहा होगा, छोटा कंजम्पशन हो रहा होगा पर हो रहा होगा। तो उस कंजम्पशन से ये डरे हुए हैं। तो उसको ही रेगुलेट कर लो। और सोचने समझने की शक्ति आप अपने नागरिकों की मार देना चाहते हो। अगर आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करोगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोग भारत को छोड़कर जाना पसंद करेंगे। और देश पे गर्व करने के लिए ना बहुत सारी चीजें होती हैं। देश में बस पैदा होने से कोई गर्व नहीं किया करता। देश में नहीं, लेकिन बहुत चार वही पांच। है कि मान लीजिए कि अगर यूट्यूबर्स बहुत सारे बाहर भी चले जाते हैं, तो बाहर जाके तो फिर कैसे रेगुलेट करेंगे? अब ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी जर्मनी में रहकर और सारा काम कर रहे हैं। तो क्या अब यही होगा कि सारे यूट्यूबर्स अब विदेश जाएंगे और विदेश जा जाके अपने कंटेंट को अपलोड करेंगे? कर ही रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट चले जा चुके हैं। वो सिर्फ इंडिया में सिर्फ अपने ऑपरेशंस को रिलीज करने आते हैं। वो काम कनाडा में करते हैं, काम दुबई में करते हैं। इंडिया में कोई काम नहीं करता, क्योंकि पहली बात तो इंडिया में सिक्योरिटी नहीं है। बताइए आप, कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करिए, कोई भी उठकर लॉरेंस बिश्नोई जैसा आपको गोली मार देगा, आपको धमका देगा। पहली बात तो आप अपने आम नागरिकों को या आर्टिस्टों को सुरक्षा तो दे नहीं सकते। प्लस आप उनको हैरेसमेंट करने के लिए इस तरीके के कानून बनाने का काम करते हो। उसके बाद आपका मुंबई के अंदर राज ठाकरे बैठा हुआ है, जो भाषा के नाम पर वसूली करने पहुंच जाएगा आपके पास। तो आप तो हर तरह से घिरे हुए हो। आप क्या करोगे फिर? आपको भी पीस ऑफ माइंड चाहिए। आप आर्टिस्ट बने, अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, आपने अपनी इतनी सारी अपना 8 लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। और उसके बाद भी आपको अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में नहीं मिल सकता, सिक्योरिटी, लिबर्टी और नहीं मिल सकती, और पीस ऑफ माइंड नहीं मिल सकता, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जाएंगे। आप देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि रशिया और जर्मनी के बहुत सारे आर्टिस्टों को अमेरिका ने ले लिया अपने पास। यही तरीका है। वो दुबई हाथ खोल के बैठा हुआ है कि भैया सारे आर्टिस्ट आना चाहते हैं, हम हमको गोल्डन वीजा देने को तैयार है।
अमेरिका के पास ऐसे प्रावधान है कि वो आर्टिस्टों को लेना चाहते हैं। दुबई लंदन के पास, यूके के पास ऐसे प्लान है जो वो आर्टिस्टों को लेना चाहते हैं। आर्टिस्टों को माइग्रेशन बहुत ईज़ी है। अगर आप इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो बहुत सारे लोग फ़ोर्स हो जाएँगे। बहुत सारे लोग या तो बंद कर देंगे और आप ये बंद करवा के एक तरीके का रेज़ेंटमेंट ही पेश करेंगे। आप एक तरीके का विरोध मार्केट में क्रिएट कर देंगे और मतभेद के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। आप मतभेद को अगर खत्म कर देंगे डेमोक्रेसी से या समाज से, तो कोई देश चल ही नहीं पाएगा। मैं हो सकता है ऑपोजिशन के भी या मोदी सरकार की बहुत सारी बातों से मैं असहमत हूँ इसका मतलब थोड़ी ना कि नरेंद्र मोदी को मैं तलवार लेके हटाने पहुंच जाऊंगा। मैं बिल्कुल, असहमत हूँ, मैं अपनी बात कहूंगा और मुझे उनको हटाना होगा तो मैं चुनाव में ही हटा सकता हूँ, कोई युद्ध लड़के नहीं हटा सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल कुणाल कामरा से भी जुड़ा हुआ करना है क्योंकि कुणाल कामरा भी आज काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने एक टी-शर्ट पहनी थी, उस तस्वीर को मैं अपने चैनल पर दिखाना चाहती हूँ क्योंकि और वो भी अपने कंटेंट को यूट्यूब पर डालते हैं, वो भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं। अब उन्होंने अपना प्रतिशोध इस तरह से व्यक्त किया, उन्होंने एक टी-शर्ट पहनी जिस पर पीएसएस लिखा था और जो पहला लेटर है पी, उस पर एक डॉग का ग्राफिक्स है जो कि यूरिनेट कर रहा है। और अब इससे पूरे इंटरनेट पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बवाल मच गया कि अरे आरएसएस का उन्होंने पीएसएस को उन्होंने आरएसएस समझ लिया और अब उस पर बवाल शुरू हो गया। अब उन्होंने कुणाल कामरा ने अपनी चीजों को कहने की कोशिश किया, लेकिन अब क्या होगा? कुणाल कामरा जैसे लोगों के ऊपर भी क्या आप तलवार लटकेगी? ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है, इस पर सुबह भी हमने बात की थी आपसे। तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये जो कुणाल कामरा ने पहना हुआ है, पहली बात तो ये आरएसएस, मतलब जो समझदार व्यक्ति होगा उसको आरएसएस तो नहीं दिख रहा है, उसको तो पीएसएस दिख रहा है। हालांकि आपने ये भी बात कही कि क्या इस तरीके का जो ट्रेंड है वो चलने लगेगा, और ये ट्रेंड चल गया है। मैंने अभी सोशल मीडिया पे 4-5 वीडियोस देखे हैं जिनमें लोगों ने एक पीजेपी पहना हुआ है। पी के आगे उन्होंने इसी कुत्ते का इस्तेमाल किया हुआ है, तो जिससे ये पता नहीं चल रहा है कि वो पी है या बी है। तो हम्म। आप रोकने की कोशिश करेंगे ना, एक होता है, हम देखिए, हम लोग ना बच्चे जैसे होते हैं। आपको जो काम करने से मना कर दिया जाएगा ना, आप फिर वो और तेजी से करते हैं बच्चे की तरह। तो ये जो देश का नागरिक है ना, ये अभी भी डेमोक्रेसी को, अभी हमारी बहुत ही मेच्योर डेमोक्रेसी है। अगर आप यहाँ इस तरीके की चीजें करना शुरू करेंगे ना, तो विरोधाभास में वो व्यक्ति आपके विरोध में इतना हो जाएगा। और देखिए, आप आवाज को दबाएंगे तो सोशल मीडिया पे तो वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। और जब अंडरग्राउंड चीजें चलने लगती है ना, तो फिर आप उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। और सरकार को लगता है कि अगर वो सोशल मीडिया बैन कर देंगे, सोशल मीडिया पे रेगुलेशंस ला देंगे, सोशल मीडिया को के इस्तेमाल करने वालों या सोशल मीडिया पे क्रिएटरों के ऊपर मुकदमा तय कर देंगे, तो ऑल्टरनेटिव्स हमेशा जिंदा है। आप बंद कर देंगे, कोई और देश उनको पनाह देकर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कराएगा। क्योंकि देखिए, यूट्यूबर्स हों या इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हों, ये सोशल मीडिया वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे सब नहीं है, पर 2-5% ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये हमारे देश की इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप इसको सेंसरशिप कर देंगे, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। आप हाथ मत बांधिए, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, नागरिक हैं, उड़ना चाहते हैं, अगर आप इनके पर काटने की कोशिश करेंगे ना, तो ये फिर आपके आंगन में बैठ जाएंगे, और फिर जब आपके आंगन में बैठ जाएंगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा इसका। बिल्कुल, बिल्कुल। अंत में क्या कहेंगे आज जिस तरीके का ऑब्जर्वेशन जैसे सूर्यकांत ने दिया, क्या वाक़ई में उम्मीद अब कंटेंट क्रिएटर्स को, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को छोड़ देनी चाहिए या फिर डट कर वो फाइट आउट करें? आपने जैसे आप भी तो लड़ रहे हैं, हम सब इस सिस्टम से जूझ रहे हैं। क्या सलाह होगी आपकी इस ऑब्जर्वेशन के बाद? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का अमली जामा पहना देंगे और सरकार अब सारे कंटेंट क्रिएटर्स के पीछे पड़ेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जिस सूर्यकांत जी ने आज जो कहा है, वो बेसिकली संविधान की जो स्पिरिट है उसके बहुत ही खिलाफ है। मतलब एक जज होने के नाते आप सरकार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जनता को प्रोटेक्ट करना, सरकार को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। और कोई जनता नहीं गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरीके का रेगुलेशन मांगने। सरकार के लोग ही जाकर, सरकार का सॉलिसिटर जनरल ही जाकर कह रहा है कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। मैं लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, कानूनी एक तरीका है जिससे लड़ने का, संविधान में आपके पास प्रावधान है, आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यही एक तरीका है। बाकी हर 5 साल में लोगों को मौका मिलता है कि वो अपनी जो भी उनको, जिन्होंने जो भी लोगों को उन्होंने चुनकर भेजा है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भगा सत्ता से हटाने का एक एक वोट मिला हुआ है। उसके इतर कुछ नहीं मिला हुआ है लोगों को, डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ वोट मिला हुआ है। उसके बाद सरकार सत्ता में आने के बाद कुछ भी बना सकती है।
आपके ऊपर सांस लेने पर प्रतिबंध लगा सकती है, आपका खाना पानी बंद कर सकती है, आपको ये भी तय कर सकती है कि आप इंडियन हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, आप बांग्लादेशी हैं। ये सब काम सरकार का नहीं है। मतलब मुझे लगता है रायशुमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको बिल्कुल, इस तरीके की चीजें करनी है तो आप एक बड़ी रायशुमारी कर लीजिए। इस तरीके के जो भी आप इतने बड़े इम्पैक्ट होने वाले लॉस को आप ऐसे नहीं बना सकते जस्ट बिकॉज बिल्कुल, सुप्रीम लीडर को ये लगता है कि ये बनना चाहिए तो ये बन जाएगा। तो वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। हालांकि ऐसे बहुत सारे कड़े कानून पहले भी रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने में भी रहे हैं। लोग इससे लड़ते रहे हैं और बड़े मेहनत से इस डेमोक्रेसी को हासिल किया है। ऐसे ही नहीं आपके हाथ से जाने देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।